चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया। आंख के ऊपर चश्मा मोटा, पूरा भरा चाय का लोटा, कटोरे से टपुक का टुकड़ा उठाती, गिलास में धोती का इंसुलेशन लगाती। बेटा जिसे रानी बनाकर लाया था, अम्मा उसके हाथ की चाय को खवानी का पानी बताती। कौन सा सबसे बड़ा बोझ क्या है इस वक्त पहाड़ पर? पहाड़ के जो सीने पर कौन सा बोझ पड़ा है जिसे हटाने की बहुत जरूरत है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहाड़ में बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो हार रहे हैं। वो हार रहे थे और वो कह रहे थे, यार अब मैं क्या करूं, अब मेरे बस का नहीं है, अब बहुत थक गए भुला, अब बहुत थक गए भुला, ये पहाड़ मेरी छाती से हटा, रख दे किसी भीड़े में या किसी धुचके में भुला, अब बहुत थक गए भुला। एक और कविता आपकी सुनी है जिसका नाम था ये चुनाव कब है भाई। तो क्या थीम है और क्या कविता के पीछे क्या सार है? पहाड़ के सीने पे जो बोझ है वो है आपका, जो लोग को ढो रहा है, वो फर्जी लोग को जो ढो रहा है वो हटाना जरूरी है। फाटी दाढ़ी मवाई मुकुच्चे रोची, एक निश्वास छिवी आखम, एक आश छिवी आखम, ऊण बखेले जान बखेले, मीन सोचो अंगाव हालोल उ जाट टेकबे ठाड़ा रोची। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आज मैं आप लोगों से एक बेहतरीन शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो बेहतरीन कविता करते हैं, पहाड़ के लिए कविताएं लिखते हैं और उनकी कविताएं जो हैं वो आम लोगों को बेहद प्रभावित करती हैं। पिछले दिनों अल्मोड़ा में जब लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था तो उनकी एक कविता बेहद मशहूर हुई थी। आप लोगों ने भी शायद सोशल मीडिया में वो देखा होगा। लेकिन वो जो कविता गा रहे हैं या कविता लिख रहे हैं, कई सालों से कविता लिख रहे हैं, आखिर वो हैं कौन, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आते हैं, वो किस थीम पर कविता लिखते हैं, वो पहाड़ के बारे में क्या सोचते हैं, ये तमाम बातें आज हम उनसे करेंगे। तो मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ सुमेश्वर के, अल्मोड़ा ज़िले के सुमेश्वर के हर्ष काफर से। तो बहुत बहुत स्वागत है हर्ष आपका उत्तराखंड तक में। धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। हर्ष, आपकी कविताएं जब हमने पहली बार सुनी तो वो काफ़ी प्रभावित हुई और मुझे ऐसा लगा कि आपको अपने दर्शकों से मिलवाना चाहिए। और आपकी जो पहली कविता थी जो हमने सुनी है वो थी अम्मा द टाइम मशीन। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अम्मा द टाइम मशीन जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में थी पहाड़ की सबसे मजबूत औरत। जो पहाड़ की सबसे मजबूत औरत है वो है हमारी अम्माएं, जी जिन्होंने पलायन देखा है, जिन्होंने जी जब वो जीवन उनका शुरू हो रहा था तो उस टाइम मर्द सब जी पहाड़ से पलायन कर चुके थे, तो वो मजबूत हो गई थी। वो जी आदमी का काम भी कर रही थी और औरत का काम भी कर रही थी, तो वो सबसे मजबूत औरत थी। तो तभी मैंने सोचा जी। कि क्यों ना मैं एक बार सबसे मजबूत औरत के नाम एक कविता लिखूंगा, और वही अम्मा द जी। टाइम मशीन बन के आई सामने। अच्छा, तो हर्ष एक बार अगर हम वो कविता के 2 या 4 लाइन अपने दर्शकों को सुना पाएँ तो फिर हम थोड़ा-सा दर्शकों को लगेगा कि आखिर वो अम्मा द टाइम मशीन जो कविता थी, आखिर है क्या उस कविता में? आखिर क्या वो कविता वाक़ई में लोगों के दिलों को छूती है? थोड़ी-सी अगर 2 लाइनें हो जाए तो 4 जी, चाँद जी, लग जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें एक सिचुएशन है कि अम्मा जो बैठी है वो चौतारे पे बैठी है, एक दृश्य बनता है, इसलिए शायद वो चौतारा वहाँ पहुँच गया है कविता में। तो वो कुछ इस तरीके से है कि चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया, आँख के ऊपर चश्मा मोटा, पूरा भरा चाय का लोटा, कटोरे से टपुक का टुकड़ा उठाती, गिलास में धोती का इंसुलेशन लगाती। बेटा जिसे रानी बनाकर लाया था, अम्मा उसके हाथ की चाय को खवानी का पानी बताती। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया। नेता आता नेती आती, चिकनी चुपड़ी बातें आती, अम्मा के आगे नतमस्तक। पहला गम्मा, हेलो अम्मा, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा गांव महल कर देंगे। अम्मा उनको मुंह ना लगाती। ये इस तरीके से मतलब वो आगे बढ़ती है। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। तो हमने ये देखा है कि अल्मोड़ा से लगातार जो लेखक और कवि निकले हैं, सुमित्रा नंदन पंत का दौर था, मोहन उप्रेती का दौर था, गिरीश तिवारी गिरदा का दौर था, हमने देखा शेरदा की कविताएं हमने सुनी। तो उसके बाद इस नई पीढ़ी में, आज के जो आधुनिक युग में आप जैसे कवि जब उभर कर आते हैं और जब पहाड़ के लिए कविताएं लिखते हैं तो वाकई में उत्तराखंडियों को हर्ष होता है आप लोगों पर, आप जैसे युवाओं पर। तो इसके बाद मैंने एक और कविता आपकी सुनी है जिसका नाम था ये चुनाव कब है भाई। तो क्या थीम है और क्या कविता के पीछे क्या सार है? उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहाड़ में बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो हार रहे हैं। वो हार रहे थे और वो कह रहे थे, यार अब मैं क्या करूँ, अब मेरे बस का नहीं है, इस टाइप से कह रहे थे। तो तब वो कविता निकल के आती थी
तभी वो लिखी गई थी। और वो चुनाव तो मतलब उसका एक पक्ष है, लेकिन वो कविता उन लोगों पे है जो हार रहे हैं। तो वो कविता ऐसी थी कि अ, अब मेरे सीने से ये पहाड़ हटा, हटा जी। अब बहुत थक गए भुला, अब बहुत थक गए भुला, ये पहाड़ मेरी छाती से हटा, रख दे किसी भीड़े में या किसी धुचके में भुला, अब बहुत थक गए भुला। तो ये कहानी उन लोगों की है जो कुछ कर सकते थे, जो पहाड़ को बना सकते थे, जो पहाड़ को आगे ले जा सकते थे, लेकिन अब वो धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के आगे उन वो घुटने टेकने लगे हैं और अब उनका मन उठने लगा हुँ, है इन चीज़ों से, तो तब जाके वो कविता बाहर आती है कि अब ये पहाड़ अच्छा। मेरी छाती से हटा। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो हर्ष प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्योंकि आपने जब कविताएँ लिखी तो इस दौर में तो हम अमूमन देखते हैं कि आपके जैसे युवा बहुत कम ही इन क्षेत्रों में आते हैं, तो आते भी हैं तो वो समस्याओं पर पहाड़ की ख़ास तौर पर पहाड़ की समस्याओं पर बेहद कम लिखते हैं। लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपको कहाँ से ये जी, मतलब मेरे इस तरह घर की में, जो मेरे परिवार में ही मतलब पढ़ने-लिखने का माहौल था, तो मेरे भाई साहब भी कविताएँ लिखते थे जी। और मेरी दीदी कविताएँ लिखती थी। उन्हीं से मतलब ये सब कुछ आया कि लिखा जा सकता है। लेकिन जब मैंने बहुत से लोगों को पढ़ा तब जी। जाके मुझे ये समझ में आया कि लिखना क्या है? बस यही लोगों से हुँ, हुँ, जो हुँ, हुँ, हुँ। मिला मुझे, ये आस-पास के लोगों से ही सीखा है। तो ह हुँ, हुँ, हुँ। तो इन कविताओं को लिखने के अलावा आप क्या करते हैं? उसके अलावा आपका बाकी क्या कौन-सा काम है? मैं साहित्यकारों से बातें करता हूँ, साहित्यकारों से लंबी-लंबी बातें करता हूँ, उनके साहित्य को समझने की कोशिश करता हूँ। कुमाऊँ के साहित्यकारों से हुँ, बेसिकली जो जी। भी कुमाऊँ में जितने भी साहित्यकार हैं, उनसे बातें करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड हुँ, बातें हुँ। करता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ, उनका क्राफ्ट जानना चाहता हूँ, उनकी हुँ, समस्याएँ हुँ। जानना चाहता हूँ, उनका विमर्श जानना चाहता हूँ। तो वही जब मैं कविताएँ नहीं पढ़ रहा होता हूँ मंचों में, तो इसके बाद अतिरिक्त मैं वही काम करता हूँ, साहित्यकारों से मिलता-जुलता रहता हूँ और उन्हीं से विमर्श करता हूँ। बाकी खेती-बाड़ी भी कर लेते हैं हम बहुत और बढ़िया। हमारी ज़्यादा खेती है तो सोमेश्वर एक घाटी है, उसी में हम खेती-बाड़ी करते हैं। जी, तो परिवार के साथ ही सोमेश्वर ही रहते हैं फिलहाल आप? जी, अधिकतर समय मैं परिवार के साथ सोमेश्वर रहता हूँ, जब काम नहीं होता है तो जिला मुख्यालय अल्मोड़ा आ जाता हूँ। अच्छा जी, बहुत बेहतरीन। तो क्या लग रहा है कि कौन-सा सबसे बड़ा बोझ क्या है इस वक़्त पहाड़ पर? पहाड़ के जो सीने पर कौन-सा बोझ पड़ा है जिसे हटाने की बहुत ज़रूरत है? पहाड़ के सीने पे जो बोझ है वो है आपका जो लोक को ढो रहा है वो, हुँ, फर्जी हुँ, हुँ। लोक को जो ढो रहा है वो हटाना ज़रूरी है। जो जी। लोक के नाम पे पहाड़ को चूसा जा रहा है, वो हटाना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोक का आवरण बचा रहे हैं, वो छलिया-फलिया ये लोकगीत, लोक वाद्य इन पे ही बात कर पा रहे हैं। लोक के हुँ। संघर्ष और प्रतिरोध पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, इसी हुँ, को हुँ। बचाने की ज़रूरत है और यही जो बचाना है उसको मिटाया जा रहा है और जो नहीं बचाना था, जो बच ही जाता छोलिया नाच ही रहा है, हुड़का बज ही रहा है, वो हुँ। बजता ही रहेगा। लेकिन हम सिर्फ़ इतने जी। को ही लोक समझ के बैठे अच्छा। हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत, बहुत अच्छा। तो इसके अलावा मैंने अब बिल्कुल, जी। तो देखिए एक कविता और मैं आपकी सुन रहा था कुछ दिन पहले कि पहाड़ का मसाण और मसाण की चर्चा जो है वो आज से सदियों पहले भी होती थी और आज भी लगातार उसी अंदाज में हो रही है, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अभी भी अगर कोई पलायन करता है तो मसाण पूजने ज़रूर पहाड़ आता है, ये सभी उत्तराखंड के लोग जानते हैं। तो क्या वो कविता है और क्या उसका जो सार है, क्या है? उसका मैं पलायन पे मेरी सीधी-सीधी ये समझ है कि अगर रोटी के चक्कर में पलायन हुआ है, तो वो पलायन है, लेकिन अगर अपनी महत्वाकांक्षाएँ पूरी करने के लिए किसी ने कोई बाहर निकलता है, तो वो पलायन की श्रेणी में नहीं है। हुँ। लेकिन हुँ, जो हुँ, भी हुँ। है पलायन हो चाहे ना पलायन हो, वो अगर गाँव घरों से निकलता है, तो एक जो उसका दर्द है वो तो उसके साथ रहता ही है। बस सिर्फ़ उस कविता में उस दर्द को हुँ, हुँ, हुँ। दिखाने की कोशिश की है कि उसको कहाँ तक पहाड़ उसको उसके साथ जाता है। मतलब अगर मैं कुमाऊँ की बात करूँ हुँ, तो हुँ, हुँ। हमारा जो गेट है वो है हल्द्वानी काठगोदाम। तो काठगोदाम तक जी। पहाड़ उसका पीछा जी, करता रहता है। बस यही उस कविता में दिखाने की कोशिश है कि वो फाटी दाढ़ी मवाई मुकुच्चे रोची, हुँ, एक निश्वास छिवी आखम, एक हुँ, आस छिवी आखम, ऊण बखेले जान बखेले, मीन हुँ, सोचो अंगाव हालोल,
उ जाट टेकबे ठाड़ा रोची उ तापी घाम को फिर तापणो छी उ फाटी दाढ़ी में वाई मुकु चे रोची। तो ऐसा कुछ है कि पहाड़ उसको कहाँ जाके छोड़ता है, तो यही है उस पूरी कविता में। तो इन कविताओं में आपकी सबसे जो पसंदीदा कविता है कौन सी है जिसमें आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है पहाड़ के लिए? अपनी कविता या अपनी कविता में मेरे को लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कुमाऊनी में, तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी मैं कूड़ा ना लिखूं, कुछ भी मैं फालतू ना लिखूं, ये कोशिश मेरी पूरी रह रही है। जी। हालांकि मैंने मतलब हर एक मुद्दे पर कविता लिखी है, लेकिन हाँ वो जो सबसे फेमस कविता है वही मतलब मेरे को एक आइडेंटिटी देती है कि दाजू मी पहाड़ छू डाइस ढूंगे दीवार छू बांज सुखी गांठ छू सैण सैण कसियाला मी तो ठाड़ धाड़ छू ह्यून मैण हाव छू जेठ काव घाम छू आओ बैठो चाह पियो चिन के खाचा टपुक लियो देख लियो आप जेले छू योई मेरे पछाण छू दाजू मी पहाड़ छू। ये तो यही है वाह! कि तुम कसी बचा ला मुकू जान कशी लुका ला मुकू यो देखण बात छू कदिन होली जाओ जाओ आई तो काई रात छू रंग बिरंगी भूल जाओ अब मी फाटी चिथाड़ छू टूटी मकान में दस्तूर लिजी खिंची है पण रिखाड़ छू दाजू में पहाड़ छू डांस डूंगे दीवार छू। तो यही मतलब वाह! ये मेरी बहुत पहली सुंदर। कविताओं में तो से एक है, आपकी तो जी। यही मेरे को पसंद है ज्यादा। तो इसके अलावा आप आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई और ये भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे? शिक्षा मेरी सारी सरकारी स्कूलों से हुई है। मेरी प्राइमरी पाठशाला माला से मैं पढ़ा हूँ, गाँव के स्कूल से। उसके बाद जीआईसी सोमेश्वर से मेरा जी, इंटरमीडिएट है। उसके बाद मेरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉलेज से मैंने आगे का ग्रेजुएशन किया है। जी, उसके बाद कई संस्थानों में नौकरी की और उसके बाद वापस साहित्य की तरफ लौट आया। बिल्कुल। एक कविता में आपकी देख र जी, एक कविता में मैं देख रहा था कि एआई को लेकर भी आपने एक कविता लिखी है। इंटेल तो क्या वो कविता है? वो क्योंकि एआई की काफ़ी चर्चा है इन दिनों। एआई को लेके मतलब मेरी जितनी समझ बनती है वही है उस कविता में। हालांकि वो उसमें मैंने पहले ही क्षमा कहा है, क्योंकि मेरे को इतना बोध है कि हम अभी नारी के क्योंकि नारी विमर्श अभी चरम पे है, तो हम नारी के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मैंने एआई को उसमें भाभी कहा है। उसके लिए जी, मैं क्षमा मांग चुका हूँ। लेकिन जो भी मेरी समझ बनी है एआई को लेके वो मैंने उस कविता में कही है। शायद मुझे याद भी ना हो। एआई भाभी तुम तो हमसे खेल रही हो। हुँ। कुछ इस तरीके से है। वो अच्छी कविता है, मतलब मुझे अच्छी लगती है। चलिए अगर आप सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं कोई तो मुझे थोड़ा याद नहीं है वो अभी। मुझे अच्छा, बताया भी नहीं गया था कि वो कविता आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। करीबन 70-80 कविताएं मेरी सोशल मीडिया पे हैं। तो अच्छा। हर एक कविता याद रहना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे हमने देखा कि अल्मोड़ा में तो पहले से ही कवियों का मतलब एक बहुत ज़्यादा अल्मोड़ा से कवि निकले हैं, बड़े-बड़े कवि वहाँ से निकले हैं, लेखक निकले हैं। तो आपका पसंदीदा कौन-सा लेखक या कवि रहा जब आप शुरुआती दौर में थे या अभी आप देख रहे हैं? तो कौन आपको ऐसा लगता है कि सबसे प्रभावशाली था, पहाड़ की बातें जो करता था या पहाड़ के लिए था, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित जिसने किया? पहाड़ के कवियों के मामले में मैं तो गिरधा ही हुए और गिरीश चंद्र तिवारी जी, गिरधा का ही नाम लूंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा शिफ्ट कर चुका जी। हूँ, वीरेंद्र दंगवाल की तरफ मैं शिफ्ट कर चुका हूँ। और वीरेंद्र का जो विमर्श है वही समझ रहा हूँ। और अभी तो नए नए कवि आ गए हैं और वो नई नए विमर्श लेके आए हैं। हुँ, हमारे मोहन मुक्त हैं पिथौरागढ़ से, हिमालय दलित है नाम से उनकी एक किताब आई है। जी, अनिल कार्की सबसे बेहतरीन कवि हैं कुमाऊं के। हुँ। लेकिन हाँ मतलब गिरधा जो गिरीश चंद्र तिवारी हैं, वो शुरुआत वहीं से होती है हर कुमाऊनी की शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अच्छी खासी आपने तमाम जानकारियाँ दी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम जब इस इंटरव्यू को, बातचीत को ख़त्म एक छोटी-सी कविता से करेंगे, जो आपकी कोई फ़ेवरेट ऐसी कविता हो कि ताकि दर्शक अंतिम तक जो दौर कविता सुनने का उनका आज बना है, रिदम जो बना है, वो बना रहे। तो कोई ऐसी कविता जो आपको अच्छी लगे, वो सुना दीजिए एक और। जी हाँ, हिमालय के किसी दर्रे में भटक रहा हूँ मैं। जी, हिमालय के किसी दर्रे में भटक रहा हूँ मैं। बर्फ है चारों तरफ सूखा गला और प्यास से तड़फ रहा हूँ मैं। कितना जी। रोशन है आसमां कि चाहकर भी तुम एक तारा नहीं रख सकते। एक नज्म फंस रही है कहीं कहीं तो अटक रहा हूँ मैं।
हिमालय के किसी दर्रे में भटक रहा हूँ मैं। जी। ये पहाड़ है मेरी जान, जान पे बनाती है, कभी कोहरा, कभी बादल, कभी पागल हो रहा हूँ मैं। हिमालय के किसी दर्रे में भटक रहा हूँ मैं। वाह! धन्यवाद। वाह! बहुत 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 सुंदर कविताएँ आप। जी। जी, अब जब आपसे सामने मुलाकात होगी तो तमाम कविताएँ हम फिर उसके बहुत डिटेल में उसके बारे में जानेंगे और वो तमाम कविताओं को हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आज तमाम बातें आपने हमसे साझा की, अपनी कविताएँ सुनाई और हम उम्मीद करते हैं कि आप पहाड़ के लिए लगातार ऐसी कविताएँ लिखते रहें और पहाड़ के जो नई पीढ़ी है और जो पहाड़ के लोग हैं, उन्हें पहाड़ में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देते रहें, जो बाहर हैं उनको भी देते रहें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस योगदान के लिए, आप पहाड़ के लिए जो आप कविताएँ लिख रहे हैं उसके योगदान के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, आज हमने आपको हर्ष काफ़र से मिलवाया जो पहाड़ के लिए लगातार काम कर रहे हैं, अपनी कविताओं के ज़रिए पहाड़ की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ की संस्कृति को नहीं दिखाते हैं बल्कि यहाँ की समस्या को दिखाते हैं, आखिर वाकई में पहाड़ के सीने पर कौन सा बोझ है उसको दिखाते हैं। तो आज हमने आपको हर्ष काफ़र से मिलाया, कल किसी दूसरे मेहमान से मिलाएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड तक।